एंड 176 के बाद आता है डिफॉल्टिंग पार्नर्स राइट टू रिडीम stipulated for payment performance of the promise for which the pledge is made and the owner may default in payment of the date performance of at the stipulated time he may redeem pledge at any subsequent actual sale from सर आवाज कट रही है अच्छा अब बताइए अब कैसी आ रही है ठीक है अच्छा but he must in that case pay in addition any expenses which have arises from his default यहाँ पे वही एक tariके से कि अगर आप पेमेंट लेट कर रहे हो तो उसे सेल कर सकता है लेकिन ये भी है यहाँ पे कि अगर आप मतलब उसने सेल नहीं किया है और आप स्टिपुलेटेड टाइम के बाद अगर पे कर रहे हो तो फर्दर अगर जो आप एक्सपेंसेस आया है तो आपका एक्चुअल अमाउंट प्लस एक्सपेंसेस दोनों आपको अपने डिफॉल्ट के रीजन की वजह से पे करना पड़ेगा क्लियर सर ये सेक्शन 1 ये 177 है हाँ सर 177 है क्लियर मतलब आपको एक्चुअल अमाउंट एंड डिफॉल्ट के लिए जो एक्सपेंसेस होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा अगर आप लेट पेमेंट करते हो लाइक जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसके बाद पेमेंट करते हो तो क्लियर ओके नेक्स्ट सबको क्लियर है ना Am I audible? Yes. Okay. नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 178 इसमें कह रहा है मर्केंटाइल एजेंट के बारे में वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट each with the consent of the owner in possession of goods or document of title of goods any pledge made by him when the acting in ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by owner of the goods to make a sale, provided that pawnee act in a good faith and has not the time of the pledge noticed that pawner has not authority to pledge. अच्छा देखो ये नॉर्मल प्लेज है मतलब जैसे हमने प्लेज देखा तो वहां पे दिस प्लेज मर्केंटाइल एजेंट एनीवन हैव एनी आइडिया सर आपकी आवाज क्रैक कर रही है ओके सर एक सेकंड दीजिए आवाज सर आप कैसी वॉइस आ रही है आवाज अभी भी क्लियर नहीं है सर शायद आपके कनेक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है कैसी वॉइस आ रही है अभी को अब ठीक आ रही है अब ठीक आ रही है ओके ठीक है तो सर मैंने ये पूछा हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्लेज हो रहा है बाय मर्केंटाइल एजेंट हो रहा है सो हु इज मर्केंटाइल एजेंट मर्केंटाइल भी बोल वो सकते कमर्शियल आदमी हो गया जो ट्रेड वेट करता हो हैं बिल्कुल सही जैसे कि आपकी आवाज में सर अभी भी दिक्कत आ रही है अच्छा सबको और सबको वॉइस कैसी आ रही क्योंकि हाँ मैंने देखा सर, तो
सर ग्लिच आ ही रहा है वॉइस में आपको, सर इशू ग्लिच आ ही रहा है। सर इशू सर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है, ग्लिच आ रहा है बार बार। ओके, अच्छा, हाँ सर वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार। एक सेकंड फिर से आप दीजिए। अच्छा, अब कैसी आ रही वॉइस? नाउ आई एम ऑडिबल क्लियरली? हाँ अभी तो Yes, ठीक आ रही है, sir. अभी ठीक आ रही है। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे है pledge by mercantile agent. So I'm asking you, who is mercantile agent? अच्छा ठीक है, आप सबने जैसा बताया कॉमर्शियल पर्सन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उसके थ्रू प्लेज हो रहा है, जैसे कि एक कॉमर्शियल पर्सन को ऑनर अलाउ कर देता है कि आप मेरे इस चीज का प्लेज कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पे मतलब उस मर्चेंटाइल एजेंट के थ्रू उस गुड्स का प्लेज अगर किया जा रहा है तो वो प्लेज बिल्कुल वैलिड होगा। बट पौनी यही समझता हो कि जो यहाँ पे मर्चेंटाइल एजेंट है वो एक ऑनर है। ओके, वो गुड फैथ में एक तरीके से प्लेज कर रहा है, उसके लिए पेमेंट दिया कि ये जो मर्केंटाइल एजेंट है, दैट इज नॉट एनी एजेंट, दैट इज अ ऑनर ऑफ द गुड्स। ओके, सो जनरली आंसर ये हुआ कि मर्चेंटाइल एजेंट के पास भी राइट रहता है प्लेज करने का विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर। एंड ऐसा प्लेज गुड फैथ पे होना चाहिए पौनी के साइड से, एंड उसे ये नॉलेज ना हो कि इस पर्सन को पावर नहीं है या दैट पर्सन इज नॉट एन ऑनर ऑफ द गुड्स। क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है प्लेज बाय पर्सन पोजीशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बहुत टाइम बाद आया, सो व्हाट इज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? जो फ्रॉड या उससे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दूसरे के डिस्क्रिप्शन पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाए सर, को डिक्लेयर करवा दे तो दैट इज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और कोई? सर इसमें ना काफी सारी कंडीशंस होती हैं, जो एक्सपायर हो गया हो कॉन्ट्रैक्ट और कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। when contract is not as per conditions and can be declared voidable by the party who is affected. सर एक्सपायर हो जाने पे ठीक। वो voidable होगा। ठीक है, वन बाय वन कंडीशन काउंट करेंगे तो मल्टीपल हो जाएंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। सो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हेन एनी कॉन्ट्रैक्ट is enforceable on the behalf of one parties, okay, but not enforceable on the behalf of second party. Okay, like one party has option to enforce but second party didn't option has not option to enforce. So in this situation that contract will consider as a voidable, because who is getting profit, so he want to enforce the contract, but who is not getting profit, so he didn't want to enforce the contract. Okay, so reason can be anything. Okay, whatever you said, or you can imagine any other reason. So reason may be anything, but definition is voidable contract enforceable on the behalf of one party and not on behalf of other party. Okay, so that contract is voidable contract. So this section is says pledged by person in possession under voidable contract. Like you have possession of the goods, and that possession is under voidable contract. Okay,
So according to this section, when the pawner has obtained possession of goods pledged by him under variable contract under 19 capital A, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge, the pawnee acquire a good title to the goods, provided he act in good faith and without notice of the pawner defect of title. Okay, तो लाइक जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे कौन स्ट्रांग होता है या किसकी पोजीशन स्ट्रांग होती है? पौने की होती है, उसको गुड टाइटल उसका माना जाता है, लाइक उसका टाइटल बेटर माना जाता है कंपेयर टू ऑनर। ओके, और इसलिए भी रहता है क्योंकि वो गुड फैथ में काम करता है और उसे पॉनर का इस पे डिफेक्ट टाइटल है ये भी नहीं पता रहता है। अच्छा, आप इतना बताने से समझे या एग्जांपल देके बताएं आप? सर हेलो। इसमें उस प्लेज का राइट होगा क्या पौनी को? पौनी के पास ही राइट है ना, यहाँ पे लिखा है ना गुड टाइटल, और इसलिए क्योंकि गुड फैथ में काम कर रहा उसके पास नोटिस भी नहीं था, मतलब नॉलेज भी नहीं था कि जिस पर्सन ने मेरे को ये किया है प्लेज उसका डिफेक्टिव टाइटल है, लाइक उसका बेटर टाइटल नहीं है। लेकिन सर दो आदमी का बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइडेबल है, तो अदर पर्सन तो बोलेगा ना भाई कि ये तो आपने गलत चीज ली है। तो लेने वाला तो का वेरिफिकेशन करने का भी तो है ना, जैसे सर हम लोग घर लोन लेते हैं तो बैंक वेरीफाई करती है ना सर कि आप पहले से प्लेज पे तो नहीं है। सर बैंक वेरीफाई करती है, पर्सन वेरीफाई नहीं करता। पर्सन जैसे आप कैसे, आप मान लीजिए पौनी है तो सर कोर्ट में जाएंगे तो बोले वो वॉइड हो जाएगा ना सर। तो प्लेज किस चीज का होगा? प्लेज गोल्ड का होता है, गोल्ड के लिए कौन सा कोड बताया कि गोल्ड इनका है उनका है? सिर्फ प्लेज गोल्ड ही होता है और कुछ नहीं होता। नहीं, मतलब टैंजिबल सॉरी वो मूवेबल थिंग्स होती है। हाँ मूवेबल थिंग्स होती है। हाँ, और दूसरी चीज कि कोर्ट में क्यों जाएगा? कोर्ट में दो चार लोग कैसे पता कि कोई कोर्ट में नहीं जाता सामान लेने से पहले? बाइक हो गई सर, कार हो गया, तो आज तक कोई ऐसा आपने पर्सन सुना है कि लेने के पहले कोर्ट में जाए, आरटीओ ऑफिस में जाए, चेक कराए? एक मिस्त्री लेके जाता है, ज्यादा ज्यादा कहता है चला के देख लो इसका इंजन विंजन सही है ना, अपने से पेपर देख लेता है, हाँ ठीक समझ में आ रहा है, हो गया। कौन कोर्ट में जाता है आज के टाइम पे? बस कोर्ट में नहीं जाता है, लेकिन पेपर ही गलत हो तो फिर पेपर सेक्शन का मतलब क्या होता है? नहीं सर, पेपर अगर गलत रहेगा ना नहीं तो फिर ये वॉइड है, तो फिर ये सेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब अगर वॉइड है फिर भी अगर पाउनी को पावर है कि वो बेच सकता है। मान लो मैं एक चीज गलत काम करके वो उसको ब्लफ कर रहा हूँ और उसको प्लेस कर दिया, ठीक है ना, उसको मैंने बेवकूफ बना के उससे पैसे ले लिए। हाँ, तो मैंने यहाँ पे दो चीजें, मैंने वाइडेबल डेफिनेशन ये बताया था ना, इट इज इन्फोर्सिबल ऑन द बिहाफ ऑफ वन पार्टी। अब अच्छे समझिएगा, इसलिए मैंने कहा आप लोग को नहीं समझ में आएगा, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ ना। अब एक एग्जांपल है, बताइए सर बताइए। हाँ बता रहे हैं, बड़ा अच्छा ये मतलब है। जैसे मान लेते हैं हम और आप एक हो गए ना, तो मैंने आपको मैं एक मोटरसाइकिल रखता हूँ ना, तो एक मैंने आपको बाइक दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बाइक मैंने आपको दिया, आपसे 20,000 मैंने लिया, ठीक। वो बाइक और नहीं पता था क्योंकि मैं मान लेते हैं फॉरेन से आया था, और वो मार्केट प्राइस उसके 60,000 था, बट मैंने सिर्फ आपको 20 में दे दिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं था, मेरे को लगा घर में ऐसी पड़ रही है, मैंने सेल कर दिया आपको, ठीक। यहाँ पे लॉस किसका हुआ है, हमारा कि आपका? हेलो, ये लॉस तो आपका ही हुआ। हाँ मेरा लॉस हुआ ना। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इनफोर्सिबल ऑन बिहाफ ऑफ यू, ओके, बट नॉट बिहाफ ऑफ मी, ओके। और आपने फर्दर उसको प्लेज भी रख दिया और प्लेज से भी आपने पैसा ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं साइलेंट हूं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट हुई ना। तो एक सिचुएशन ये होगा कि चलो मैंने 20 में बेच दिया, मैं साइलेंट हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट हुई, ठीक। दूसरी सिचुएशन ये होगी कि मैं कहूँ कि नहीं मैंने आपको सस्ते में दिया है, ये आप 20,000 लो और मेरी बाइक लाओ, ठीक। तो आप बोलोगे कि मैंने तो उसको प्लेज कर दिया है, ठीक है।
तो अगर वो प्लेज हो जाता है तो यहाँ पे बेटर टाइटल जो पौनी को दिया है उसका मतलब ये होता है कि मैं पौनी से डायरेक्ट नहीं ले सकता। ओके, क्योंकि पौनी ने जब लिया तो उसने आपसे पूछा कि ये बाइक आपकी है, आपने बोला हाँ मेरी है, देखो मेरा कागज पे नाम भी लिखा है, रजिस्ट्रेशन पे मेरा नाम है, मैं विद कंसेंट आपको इतने पैसे में लाइक 50,000 में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक, तो जो प्रोसीजर होता है रिटर्न लेने का कि मेरे को केस फाइल करना पड़ेगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर कराना पड़ेगा, वाइडेबल डिक्लेयर कराने के बाद कोर्ट आपसे कहेगा कि 50,000 आप पौनी को दो, और 50,000 पौनी को देने के बाद पौनी से बाइक लो, और फिर मुझसे 20,000 लेकर के आप मेरे को बाइक दोगे। ये प्रोसीजर फॉलो होगा, मतलब जैसे बाइक गई है प्लेज में वैसे ही बाइक प्लेज में आएगी। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट जाके पौनी से ले लूंगा, पौनी आपको देगा, आप मेरे को दोगे, ये प्रोसीजर रहेगा। इसलिए यहाँ पे पौनी का राइट बेटर बताया गया है। ओके, और ये चीज अगर आप टीपीए पढ़े होते तो वहां पे भी ये सारी चीजें हैं, बेनामी प्रॉपर्टी को लेके, ऑस्टेंसिबल ऑनर को लेकर के, एंड इलेक्शन का एक प्रिंसिपल है, तो वहां पे यही सारी चीजें। अगर ऐसे अगर कोई प्रॉपर्टी का फ्रॉड हो रहा है तो वो आने का भी प्रॉपर्टी सेम फॉर्मेट होगा जिस रूट से वो गई है। अगर यहाँ पे पौनी गुड फैथ में परचेस किया है, विदाउट नॉलेज परचेस किया है, तो अगर पौनी ने जैसे कि चोरी का माल समझ के खरीद लिया, जैसे होता है ना कि चोरी का माल लोग खरीद लेते हैं, जानते हैं चोरी का है फ्रॉड का है, तब भी खरीद लेते हैं, तब तो मेरे को डायरेक्ट कोर्ट दिला देगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने गुड फैथ में परचेस किया है, उसने ऊपर ऊपर से इंक्वायरी करके परचेस किया है, इवन गुड फैथ वो कैसे भी प्रूफ करती है, तो लाइबल नहीं होगा। वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट, उस पे जो इंटरेस्ट है उसको पाने के बाद ही आपको देगा। कोर्ट भी यही प्रोसीजर फॉलो कराएगा कि आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट एंड जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है दो, आप बाइक लो, फिर वो बाइक आप मेरे को दोगे, और जो अमाउंट मैंने आपको दिया था वो मैं आपको दूंगा। क्लियर? और एक दूसरी सिचुएशन थी कि जब मैं साइलेंट रहता, मैं कुछ नहीं बोलता, तो वहां पे जैसे प्लेज चल रहा है आप दोनों के बीच एज इट इज चलेगा, वहां पे तो कोई इशू ही नहीं है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये वैलिड प्लेज माना जाएगा। हाँ बिल्कुल वैलिड प्लेज माना जाएगा। वही तो मैंने बताया ना, टीपीए में तो पूरा ही टीपीए भरा पड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक तो छोटी छोटी चीजों का फ्रॉड कम होता है, प्रॉपर्टी का ज्यादा होता है। जैसे कि आपके फादर के नाम पे है, आपके पड़ोसी के नाम पे प्रॉपर्टी आप मेरे को सेल कर देते हो, और अगर मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ, मतलब मैंने सब कुछ पता करके देखा लिया, ठीक है, कागज में सब कुछ ठीक था, अब भले ही एकदम डीप डाउन फ्रॉड था, बट मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ तो प्रॉपर्टी मेरी रहेगी। ऐसा नहीं कि ऑनर आके मेरे से ले सकता, नहीं ले सकता। ऑनर सबसे पहले कोर्ट में जाएगा, आपके अगेंस्ट केस फाइल करेगा, कोर्ट मुझसे बोलेगी, सॉरी आपसे बोलेगी इनका पैसा दो, तब मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा, और फिर आप उस पर्सन को दोगे जिसका आपने फ्रॉड किया था, जिसकी प्रॉपर्टी आपने गलत मेरे को ट्रांसफर किया था। एक प्रोसीजर फॉलो होगा, क्योंकि बोनाफाइड परचेजर को कोर्ट हमेशा प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उसकी क्या गलती, उसको तो बेवकूफ बनाया गया ना। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर गो अहेड। नेक्स्ट है प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, वेयर एक बार ये पावनी और ये क्या क्या आ रहा है, ये बताना दोबारा। कौन सा वाला सर? 178 में 179 में आ रहा ना। नहीं 178 देख रहे हैं सर इसमें, जैसे कि 178 में था प्लेज बाय द पर्सन पोजीशन अंडर बाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19A 19E। ये 170 कैपिटल 8 है, इसमें जैसे कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे दो से हमारे आप कुछ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जो गुड्स थी कॉन्ट्रैक्ट की उसे आपने किसी को प्लेज कर दिया, तो प्लेज बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। ओके, ये चीजें हैं। और उस प्लेज में जो वो पर्सन रहेगा, लाइक जिसको प्लेज किया गया था, लाइक जो पौनी है, उसका बेटर टाइटल होगा, वो टाइटल उसको बिना प्रिंसिपल अमाउंट एंड विदाउट इंटरेस्ट दिए आप उससे ले नहीं सकते, कोई ले नहीं सकता। अगर उसने प्लेज को गुड फैथ एंड प्रॉपर मतलब इंक्वायरी के साथ किया है, तो मतलब जो रीजनेबल इंक्वायरी रिक्वायरमेंट होती है उसने अगर उतना कंप्लीट किया है, तो उसका बेटर टाइटल रहता है, उससे कोई ऐसे ही नहीं ले सकता, या उससे कोई थेफ्ट या थीप मतलब चोर नहीं साबित कर सकता। क्लियर?
ये पावनी पावनी क्या चीज है? पावनी पावनी किसको कह रहे हैं पावनी? देखिए सर, एक होता है पाउनर, एक होता है पावनी। जैसे कि मैंने आपको प्लेस किया, मुथूट फाइनेंस इज पावनी, उस दिन मैं हम लोगों बता ने रहा हूँ, डिस्कस किया था। मैंने ओके आपको ओके किया ओके मैं ओके। पाउनर और आप पावनी हो गए। क्लियर? मुथूट फाइनेंस पावनी है। हाँ, आप पावनर हुआ जो भीख मांगते पावनर हैं, है, मतलब पावनर है जो सर। गोल्ड लेके जो सामान लेते हैं, हाँ जी, पैसे लेते हैं। ठीक है। आगे बढ़े सर। कस्टमर कस्टमर हो गया एक तरह से, हाँ जी, हाँ जी, कस्टमर पावनर हो गया। हाँ हाँ। यस यस, लास्ट वाला दिन ये डिस्कस हो गया था। नेक्स्ट है ठीक है। हमारा प्लेज पेयर पाउनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। Where a person plays good in which he has limited interest, he plays is valid to extent of that interest। जैसे ये कह रहा है कि पाउनर के पास एक गुड्स है, ठीक है। अब गुड्स में भी ऐसा होता है ना कि आई गिवन यू अ गुड्स फॉर अ 6 मंथ, ओके। सो यहाँ पे जो आपके पास इंटरेस्ट आया है वो लिमिटेड इंटरेस्ट है, ना कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। पहले आप सब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट एंड लिमिटेड इंटरेस्ट ये सब समझ रहे हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। नहीं सर, हेलो। कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, एक होता है ना लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि आप में से कोई मेरा फ्रेंड है और कहा कि ठीक है, आपके पास बाइक नहीं है, 6 मंथ के लिए मेरी बाइक ले जाओ, यूज करो, लेकिन 6 मंथ के बाद आपने बोला मेरे को दे देना। हम कहे ठीक है। तो अब उस बाइक पे जो मेरा इंटरेस्ट आएगा, जो मेरा पोजीशन आएगा, जो राइट आएगा, एक तरीके से लिमिटेड रहेगा, क्योंकि आई हैव राइट टू यूज ओनली 6 मंथ। ओके, 6 मंथ तक मैं यूज करूं, चाहे घर पे रखे रहो, चाहे फ्रेंड को दे दो, 6 मंथ तक मेरी है, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब कि मैंने आपसे बाइक परचेस कर लिया, आपको दाम दे करके, जो भी उसका प्राइस है वो मैंने दे करके आपसे परचेस कर लिया, तो उस पर मेरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाता है। चाहे मैं उसको घर में रखूं, चाहे उसको बेच दूं, चाहे उसको ना चलाऊं, एक्स वाई जेड में कुछ भी करूं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर जैसे कि मैं एक पाउनर हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास कोई भी गुड्स है, बाइक एक्स वाई जेड कोई भी चीज है, उस पर मेरा लिमिटेड इंटरेस्ट है, लाइक शॉर्ट टर्म के लिए, साल भर, 6 महीने, 2 साल, इतने टाइम के लिए है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं उस चीज का प्लेज कर सकता हूँ, वैसा प्लेज वैलिड भी है, लेकिन उतने ही दिन के लिए कर सकता हूँ जितना कि उस पर मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इन द सेंस, अगर उस पर मेरा 6 मंथ तक का राइट है तो 6 मंथ के लिए प्लेज करेंगे, 2 साल तक का लिए है तो 2 साल तक। आप समझ गए ना? आप सब समझ गए? फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ? हाँ सर, ठीक। नहीं, यहाँ तक सर हाँ, समझ ऐसे। गए, लेकिन एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ये है हाँ जी। कि ये ड्यूरेशन तक ही है या एक्सटेंट भी? जैसे मान लो एक चीज है, वो 100 रुपए की है, उसमें मान लो मेरा 20% है, वो भी लिमिटेड में आएगा या केवल ड्यूरेशन पे ही है? नहीं, किसी पे भी आएगा, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया। आपका गुड्स पे जितना भी, जिस फॉर्म में भी इंटरेस्ट है, उस फॉर्म में आप उस चीज को प्लेज कर सकते हो, लेकिन हाँ वो पॉसिबल हो, डिवाइडेबल हो। समझ में आ रहा है ना कि वैसा प्लेज पॉसिबल हो, डिवाइडेबल हो। ओके। नहीं 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 सर, मेरा पॉइंट ये था, आपने बताया एक चीज है, मेरे पास ये फोन है, फोन मैंने किसी को दिया भाई 3 महीने के लिए है आपके पास, तो ये तो हाँ ड्यूरेशन की बात आ गई, जो वो मैं समझ गया। दूसरा हाँ, पॉइंट मेरा ये है कि ये मान लो मेरा फोन है, इसमें 50% मेरा हिस्सा है, 50% उसका है, वो भी इसमें लिमिटेड में आएगा कि नहीं? वही मैं कह रहा था सर ना कि उसका डिवाइडेशन करना और प्लेज करना पॉसिबल है कि नहीं, नेचर पे भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे ये नेचर नहीं है इसका, ऐसा नेचर इस चीज का नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। यही ना मैंने बोला कि जो प्लेज वाला सब्जेक्ट मैटर है, उसका नेचर कैसा है, वो प्लेज वाले फॉर्मेट में उसका नेचर है कि नहीं, या लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ पॉसिबल है कि नहीं उसका प्लेज करना, उस पर डिपेंड करेगा। अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक। या और मैं आपको बताऊं, एक और प्रॉपर्टी का लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी तो मान लो उस फॉर्मेट में चला जाएगा, दूसरा चीज और लेते हैं हम। एक तो टाइम वाला हमने ले लिया, बाइक हो गया या ऐसा कुछ हो गया, 6 महीने 8 महीने के लिए आपने कर दिया, लिमिटेड इंटरेस्ट था, लिमिटेड टाइम के लिए कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हम मैरिज के लिए जो भी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टेंट वेंट चेयर वेयर, ये सारी चीज, अब मैंने 1 साल के लिए किसी से
बल्क में मतलब सारी सामान को ले लिया कि एक साल ये चेयर ये टेंट हाउस मैं यूज करूंगा, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके एक साल के लिए उसका सारा सेटअप ले लिया। ठीक। अब एक साल के लिए उस पर जो मेरा इंटरेस्ट वो लिमिटेड है, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो एक साल तक मैं कैसे भी उसे प्लेज करूंगा, क्योंकि ये प्लेज का जो नेचर ये पॉसिबल है इसे प्लेज करना, और एक साल तक मैं उसे अपने अकॉर्डिंग यूज करूंगा। तो एग्जांपल आप कुछ भी रख सकते हो, बट यही ध्यान रखना है उसका नेचर ऐसा होना चाहिए वो प्लेज हो सके, डिवाइडेबल नेचर में हो। क्लियर? इज इट क्लियर? सर एग्जांपल बता दीजिए। हाँ सर, एग्जांपल बता, फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपने एक साल के लिए कोई एजेंसी ले लिया, ओके, और वो एजेंसी में ये है कि मल्टीपल बाइक रखी हुई है। ठीक। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी कैपिटल सिटी में बाइक पर डे के हिसाब से दिया जाता है कि आप एक दिन ले जाओ, पेट्रोल आपका, और आप 1000 या 500 मेरे को दे देना, और वो आपसे आधार कार्ड आपका ले लेता है। ठीक। आपने ऐसी एजेंसी एग्जांपल एक साल के लिए लिया। अब आपको एक महीने के बाद फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो गई, तो आप पूरी उस एजेंसी को एक साल के लिए प्लेज कर सकते हो, ओके, क्योंकि आपका उस पर लिमिटेड इंटरेस्ट है, वो कर सकते हो। तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो, सिर्फ ये रहना चाहिए कि वो प्लेज करने वाला उसका नेचर हो, मतलब कि प्लेज उसका पॉसिबल हो, ये आप ध्यान रखोगे। जैसे फोन हो गया, ठीक है, इसका प्लेज पॉसिबल नहीं है, अगर किसी और का भी है उस पर ऑनरशिप, आपको 1-2 महीने के लिए दिया है, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम है। ऐसी चीज़ों का नहीं होगा। बाकी जिसका नेचर ऐसा है कि हाँ प्लेज किया जा सकता है इसलिए, उससे दूसरे पर्सन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप वो कर सकते हो। क्लियर? सर प्रॉपर्टी भी प्लेज हो सकती है इस तरह से, तो अपना शेयर। नहीं सर, प्रॉपर्टी का मैंने बताया था मॉर्गेज होता है। सेम चीज अगर आप प्रॉपर्टी दे के लोगे पैसा तो मॉर्गेज में आएगा, टीपीए में फॉल करेगा, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सर हमारी मूवेबल चीजों की बात करता है। नहीं, जैसे शेयर तो पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी है, तो जिसका हाफ है शेयर, वो क्या कर सकता है उसे? हाँ करेगा तो मॉर्गेज हो जाएगा। मैंने बोला ठीक ना है, कि आप ठीक है। प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से किसी के पास रख के पैसा ले रहे हो, तो किसी भी, चाहे कंपनी का प्रॉपर्टी करो या कहीं का भी करो, मॉर्गेज ही का मतलब वो बोला जाएगा। ओके। ठीक है सर। हाँ, और अगर वही मैं आपका एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ, चलो फोन की तो बात हटा देते हैं। हटा दीजिए सर। हमने 1 किलो सोना खरीदा है, खरीद मैंने और लिए। आपने मिलके, नहीं नहीं, मैं नहीं मिलाऊंगा, आप अकेले खरीदो। और और भी 50% आपका 50 मेरा, हाँ तो हम उसको प्लीज कर रहे हैं, तो वो भी लिमिट उसमें भी आएगा कि नहीं, लिमिटेड सर, इंटरेस्ट, सोना तो बिल्कुल 50-50% अलग हो जाएगा। तो वो भी हो आप गया ना उसका। बिल्कुल है, सोना तो आप ले वो जाओगे मतलब गोल्ड वो से। कंसेप्ट भी इसमें आ रहा है ना, कंसेप्ट भी बिल्कुल लिमिटेड में। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब प्लेज हो सकता है, बस इसलिए ठीक है, प्लेज हो यही मैं सकता है। क्लियर करना चाह रहा था। मतलब टाइम क्योंकि ड्यूरेशन जरूरी नहीं है, शेयर भी हो सकता है। हाँ एक्चुअली सर यहाँ पे ये है ना कि हमने मिल करके 1 केजी सोना परचेज किया। आप जानते हो कि 1 केजी सोना को 50-50% में डिवाइड करना बहुत ईजी है। जैसे 50-50 डिवाइड हुआ तो मैं 50 अपना रख लिया। आप अपना 50 चाहे प्लेज करो चाहे सेल करो, उसको तो बहुत इजीली पॉसिबल है ये तो। क्लियर? बैंक में भी तो होते होंगे सर वो ओवरड्राफ्ट क्लियर के। है, क्लियर है। हाँ सर, बैंक में भी होता है। अब तो गोल्ड वैसे बहुत महंगा हो गया, 1 किलो सोना सच में खरीद लें सबसे बेटर रहेगा। कोई एक काम बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेते हैं ना, तो सिक्योरिटी जमा करते हैं ओवरड्राफ्ट के लिए। हाँ 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 हाँ, वो भी होता है। ये समझ में आ गया ना? आगे बढ़े, बहुत सारी चीजें, भी 2 एक्ट पूरे पड़े हैं। हम्म। नेक्स्ट है सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। मतलब बेलर या बेली यहाँ पे कौन है पता है? पॉनर एंड पॉनी है, उनका नाम बस लिख दिया है। किसके अगेंस्ट हो रहा है? अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। अब यहाँ पे कह रहा है इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprive the bailey of the use or possession of the goods paid or does them any injury, the bailey is entitled to use such remedies as honor might have used in the like case if no bailment had need made.
एंड आइदर द बेलर और बेली मे ब्रिंग शूट अगेंस्ट द, इसमें तो कुछ है ही नहीं डाउट, मतलब बेलर बेली के पास राइट ये है कि अगर उनके कोई रॉन्ग डूअर उनके अगेंस्ट कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी कर रहा है तो बेलर बेली में से कोई भी उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, बस हो गया। क्लियर है? हेलो, क्लियर है सर, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट apportionment of a relief or compensation obtained by such suit. Whatever is obtained by way of relief compensation in any such suit shall be between the bailor and bailee. Bailee we deal with accordingly to their respective interest. और जो भी मतलब लॉस किया तो लॉस करने वाला जो कंपनसेशन देगा तो अपॉर्चमेंट अकॉर्डिंग मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर बेलर मतलब रॉन्ग डूअर ने इंजरी कॉज किया, उससे बेलर का 70% लॉस हुआ, बेली का 30%, तो बेलर 70% लेगा कंपनसेशन और 30% बेली लेगा, मतलब अपने परसेंटेज के हिसाब से जिसका जितना लॉस हुआ है उतना वो रख लेगा पैसा। क्लियर? इज इट क्लियर? आप सब कहाँ गए? क्लियर है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये तो क्लियर हो गया ना कि कंपनसेशन जो भी मिलेगा बेलर बेली जितना जिसका जितना लॉस हुआ रहता है उस अकॉर्डिंग वो पैसे मतलब कंपनसेशन रख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक दूसरा टॉपिक है, दैट इज एजेंसी। इसमें पहले जो मैं सेक्शन मार्क करा रहा हूँ आप वो मार्क कर लो, सिर्फ वही वही पढ़ना है। 82 से लेके लाइक 182 से लेके 187 ये सारे सेक्शन पढ़ने हैं। फिर 189 190 189 190 191 189 190 191 एंड इसके बाद 201 सर एक बार रिपीट कर देंगे सर प्लीज। 182 टू मैं कर 194। एक सेकंड में कर रहा हूँ, फिर से पीछे आना पड़ेगा ना। 187 मैं बताते रहा हूँ एक सेकंड। 37 देखिए 182 से लेके 187 तक, ओके नेक्स्ट। फिर 189 188 नहीं है? नहीं 189 ओके 190 191 190 and 191 191 सर 190 भी है 191 भी है। देन देन आप एक और लिख लो 201 एक सेकंड से हो गया। सिर्फ हमें एजेंसी में इतने ही सेक्शन देखने रहते हैं और अच्छे समझते। पहले एजेंसी क्या होता है आप सब बताइए। यहाँ पे आप सब ने बहुत लोगों ने एजेंसी फॉर्म भी किया होगा। सो एनीवन प्लीज टेल व्हाट इज एजेंसी? बताइए। सर जैसे कार एजेंसी होती है, स्कूटर एजेंसी होती है, इस तरह से। अरे नहीं ऐसे अच्छे से बताइए, ये तो वो हो गया एग्जाम्पल बता रहा है। कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ एजेंट नियुक्त करती है, उसे एजेंसी कहते हैं।
और कोई? रिकवरी के लिए एजेंसी रखती है सर, बैंक्स रखती है। सर ये एजेंसी में कंपनी अपने राइट्स को का कुछ पार्ट जो है डेलीगेट कर देती है उस पर्टिकुलर पर्सन को या जो भी कंपनी है, तो उसे हम एजेंसी कह सकते हैं। इसमें डेलीगेट होता है कुछ राइट्स। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए। एजेंसी is an business or organization providing a particular service on behalf of his agent or his agent। मतलब एजेंसी क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस है जो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज एजेंट और बाय हिज एजेंट। ओके, बाकी जो आप सबने समझा है वो भी ठीक है। अब यहाँ पे इसे बहुत अच्छे समझना कि अब जैसे मान लेते हैं कि एक पर्सन है, उसने एजेंसी फॉर्म किया। उस एजेंसी में ये है कि वो कार को सेल करना चाहता है और उसकी कार की एजेंसी है, और कार को सेल करने के लिए जो उसका ओनर है उसने एजेंसी फॉर्म कर लिया। अब ऐसा तो इन्हें खुद ही जाके सेल करेगा तो दुकान में कौन बैठेगा, तो उसके लिए उसने 4 ठो एजेंट हायर किया और बोला चारों एजेंट से कि आप सबको सैलरी नहीं मिलेगी, आप सबको कमीशन मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, एजेंसी में सैलरी नहीं मिलती, एजेंसी में कमीशन मिलता है। ओके, या एज अ एजेंट जो काम करेगा उसे, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म भी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी भी होता है, एजेंसी भी होती है। अब प्रिंसिपल अगर एक एम्प्लॉय किसी पर्सन को एज ए एम्प्लॉय हायर किया तो वहां पे रिलेशन एज अ कंपनी एज अ फॉर्म रहेगा, और प्रिंसिपल ने एज अ किसी पर्सन को एजेंट हायर किया तो वहां पे जो रिलेशन दोनों के बीच क्रिएट होगा वो एजेंसी का होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं टाटा कंपनी की बात करूं, टाटा में मैनेजर सैलरी बेस रहता है और जो कार को सेल करवाते हैं वो एजेंट बेस भी रहते हैं कि चलो एक कार सेल करो, एक कार पे मैं तुम्हें 5% दूंगा, जो भी प्राइस है। जैसे 10 लाख की सेल हुई, 5% दिया गया, तो वहां पे प्रिंसिपल और उस पर्सन का एजेंट का रिलेशन है, और वही जो उसका मैनेजर जिसके 50,000 पे रखा है, तो प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन है वो कैसा है, एक कंपनी के फॉर्म में है। तो दो पर्सन का रिलेशन डिपेंड, मतलब कैसा रिलेशन है उससे डिपेंड करेगा कि उनके बीच एजेंसी वाला रिलेशन है या किसका वाला रिलेशन है, कंपनी वाला। आप ये समझे? हेलो, देखो अगर मेरे को किसी पर्सन ने कमीशन बेस हायर किया तो मेरे और उसके बीच एजेंसी फॉर्म हुआ है। अगर उसी पर्सन ने किसी को सैलरी बेस हायर किया है तो वहां पे कंपनी है, एसोसिएशन या फर्म है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है। अब यहाँ पे तो समझते हैं, सर यहाँ पे प्रिंसिपल कौन होगा? जो सब जो प्रिंसिपल जो हायर करेगा ना, जो मेन पर्सन है जो हायर करता है वही प्रिंसिपल हुआ ना। और जो सप्लाई कर रहा है कार का, जैसे टाटा कंपनी, हाँ 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 हाँ, वो भी टाटा कंपनी प्रिंसिपल है, टाटा कंपनी प्रिंसिपल है। नहीं, वो भी हाँ, है, ये भी है, वो अपने एम्प्लॉयर के लिए है, वो अपना वो एक डीलर के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखते हैं तो नहीं, डीलर के लिए सर कैसे सही हुआ ये एक बार बताना सर। नहीं, इनका आप एक पूरा एग्जांपल फिर से बताना, तब मैं बताऊँ ना सही है गलत है। एक बार आप फिर से बताओ क्या कहना चाह रहे हो। प्रिंसिपल सेलर तो टाटा ही हुआ ना। नहीं, आप टाटा को क्यों बीच में ला रहे हो? आप ऐसे समझो, एनी मैन्युफैक्चरिंग सर, डीलर तो मैन्युफैक्चरिंग देते हैं ना, जो एक मैन्युफैक्चर आप सब सुनो, आप सब पहले जो मैं कह रहा हूँ ना उसे दिमाग में रखो बस। टाटा कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन कुछ नहीं करती, ठीक है, और ना ही तो रतन टाटा जब थे वो कुछ करने आते थे। हम एक आपकी गाजियाबाद की मतलब
डिस्कस करते हैं सिर्फ। गाजियाबाद में टाटा का शोरूम है, टाटा के शोरूम में एक मैनेजर होगा, ठीक है, सिर्फ मैनेजर तक आप रहो ना, टाटा कंपनी तक छोड़ो, टाटा कंपनी के मैनेजर पे आओ, ठीक। मैनेजर ने 4-5 मतलब एम्प्लॉय भी रखा होगा सैलरी बेस, जैसे जो लेडीज एक तरीके से वहां पे रहती हैं जो बताती हैं ये कार है वो कार है, मतलब सैलरी बेस भी रखा होगा। तो वहां पे मैनेजर प्रिंसिपल है जिसको सैलरी बेस पे रखा है, ठीक है। तो वहां पे ऑनर एंड मतलब वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन क्रिएट हो रहा है। और अगर वही मैनेजर किसी पर्सन को मतलब सैलरी बेस नहीं रखा, ये नहीं कहा कि तुम्हें 8 घंटा कंपनी में रहना, तो उससे ये बोला कि तुम कहीं पे जाओ उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करो उससे मतलब नहीं है, तुम जितनी भी मेरी कार सेल कराओगे उसके बदले मैं तुम्हें हर कार पे 5% दूंगा। तो उसी मैनेजर को वहां पे हम प्रिंसिपल बोलेंगे और जिसको उसने हायर किया उसको एजेंट बोलेंगे, और दोनों के बीच जो रिलेशन हुआ वो एजेंसी का है। अब समझ में आ गया? नहीं ये ठीक है सर, ये समझ में आ गया था, लेकिन सिन्हा जी भी सही कह रहे हैं, अब टाटा के लिए जो शोरूम का मालिक है वो एजेंट है। अरे सर वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि उसको सैलरी बेस रखा है कि कमीशन दे रहा है। अगर कमीशन देगा तो बिल्कुल एजेंट है, ठीक है। और सैलरी बेस रखेगा तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। कमीशन दे रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, वो तो आप कुछ भी कह सकते हो ना, वो तो स्टेयर आप बनाओगे तो कुछ भी बन जाएगा। अब जैसे अब टाटा, बिल्कुल सही बात है, अगर टाटा कंपनी, अब कंपनी की बात करते हैं, टाटा ने एक मतलब आपके गाजियाबाद के मेन पर्सन को कार सेल कराने के लिए रखा, तो अगर वो पर्सन सैलरी पे है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, और कमीशन पे है तो एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन है। वो तो कुछ भी एग्जांपल बना सकते हो, मैंने बस छोटा सर एक एग्जांपल मैं भी बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए सर। जैसे कि इंडियन ऑयल कंपनी ने कई पेट्रोल पंप हैं जो सरकारी कंसीडर करते हैं हम, हाँ या कंपनी के डायरेक्ट पेट्रोल पंप हैं, हाँ तो वो उनके एजेंट हुए, हाँ और पेट्रोल पंप खरीद लिया सतीश यादव जी ने, हाँ ये उसके मालिक हो गए, प्रिंसिपल बन गए। एम आई राइट? ठीक है। अगर आप सब यही बस यही बस ध्यान देना कि अगर तो ये ठीक कैसे हुआ, फिर से बताएं। नहीं 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 सर, इनका एग्जांपल क्या था मुझे नहीं समझा, वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ आप मैं सब अपने इसीलिए ध्यान पूछ रहा में हूँ ठीक कैसे हुआ। ये उन्हें ये उसे सर छोड़ो। जैसे कि मैं अच्छा। इंडियन ऑयल कंपनी से मैंने पेट्रोल पंप की वो ले लिया एजेंसी, तो पेट्रोल पंप के लाइसेंस लिए लेना जगह दे पड़ेगा। दी, पेट्रोल पंप खोल लिया, तो मैं तो मालिक हो गया ना पेट्रोल पंप का। सर आप मालिक तो एजेंसी आप हो हुए। गए, पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उनकी सर टर्म वो उस कंडीशन से पेट्रोल बने पंप का रहोगे ना। मालिक आप हैं, लेकिन आपको जो पेट्रोल सप्लाई कर रहा है वो तो प्रिंसिपल होगा ना, आपका मालिक वो है, वो पेट्रोल बंद कर देगा तो आपका पंप बंद हो जाएगा। आपने सर खुद बोला कि आप एजेंसी हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, आप सब ऐसा प्लस कंफ्यूज प्लस काम है जी, समझ गए। आप बस इतना दिमाग में रखो कि हम 2 पर्सन को लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को सैलरी पे हायर किया तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई है, ठीक है। फिर हमने 2 पर्सन को लिया, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कमीशन दे रहा है फॉर सेलिंग हिज प्रोडक्ट, तो वहां पे जो पर्सन कमीशन देगा दैट इज अ प्रिंसिपल, जिसको कमीशन मिलेगा गुड्स को सेल करने के लिए दैट इज अ एजेंट। बस अब इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे, मतलब इसी फॉर्मूला एंड इसी मेथड के बिहाफ पे, इसी डेफिनेशन के बिहाफ पे आप कोई भी एग्जांपल रख सकते हो, लेकिन इसी के थ्रू रहना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन एक रहती है, एग्जांपल हजारों करोड़ों रहते हैं, ठीक। तो मैं देता हूँ आपको सर एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक बैंक है, वो एक रिकवरी एजेंसी रखता है, ठीक है। हाँ ये आपने सही तो जो कहा, मैं समझ रिकवरी गया। एजेंसी जब वो रखता है हाँ। तो वो उसके साथ एक एजेंसी का व्यवहार होता है, जिसमें कि वो अगर उसको 2 लोन देता है या 3 लोन अकाउंट देता है तो उसमें पर केस के हिसाब से उसका पैसा मानता है कि अगर एक EMI लेके आ जाएगा तो आपको 200 रुपए मिलेंगे, 2 लिया होगे तो 300 मिलेंगे, ऐसा तो नहीं वो होता है। कमीशन बेस्ड हो गई। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही ठीक है है, ना, बिल्कुल तो वो बिल्कुल सुनने कमीशन में भी बेस्ड clear हो गई, प्लस प्लस ये तो बात हुई आपके इंसेंटिव के। इसके अलावा भी दूसरी चीज ये है कि बैंक के जो प्रिंसिपल है, अब आप प्रिंसिपल एक पावर भी देता है, अब एजेंसी को पावर भी दी है किस चीज की, कि वो बैंक के बिहाफ में कस्टमर के पास जाकर क्या कर सके, वसूली भी कर सके। पर उस वसूली को करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जो हैं उस एजेंसी को भी फॉलो करनी पड़ती हैं, जो कि प्रिंसिपल ने उसको दी हैं। अगर वो उनसे डेविएट करता है
तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के उसमें भी आता है। liable होगा। हाँ प्रिंसिपल की फिर जिम्मेवारी भी होती है कि अगर वो उसका जो एजेंट है उसमें लायबिलिटी भी बनती है कि वो कहाँ तक उसकी जिम्मेवारी रखता है। अगर एजेंसी अपनी लिमिट में चीजों को करता है जो उनके बीच में टर्म्स और एग्रीमेंट्स के बीच में है, तो एजेंसी की जो गलतियां हैं, वो एजेंसी की जो गलतियां होती हैं वो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। जैसे कभी कभार आप देखते हो कि रिकवरी एजेंट ने जाके गड़बड़ कर दी और सर केस ये तो फाइल बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। हाँ, तो प्रिंसिपल एजेंट का इस एजेंट हिसाब है से ही वो है। बहुत लंबा ना। कोई नहीं, आप सब समझ गए ना, समझ गए आगे बढ़ो। एजेंट का बहुत लंबा हाँ सर definition है, समझ गए हैं सर। एजेंसी सिंपली ये होता है कि जो भी कंपनी अपने कमीशन बेस रखती है वो बस सारे बस एजेंसी, बस और जो सिंपल, सैलरी हम बेस लोग को उतना रखते ही हैं जानना है। उनको सैलरीड पर्सन बोलते हैं। बस हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, वही तो कह रहे हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे 2 पर्सन ठीक हो गए, ठीक। एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल के लिए वर्क करता है फॉर द Middleman. कमीशन। हाँ, तो एजेंट पर्सन कौन है वो भी क्लियर हो गया। एजेंसी, अरे सॉरी, प्रिंसिपल कौन है ये भी क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि हु में एम्प्लॉय एजेंट। अब एजेंट कौन रख सकता है उसकी भी कुछ कंडीशन है। तो सिंपल सी बात है, जो पर्सन मेजर है, ठीक है, जो साउंड माइंड है, मतलब मेजर है, साउंड माइंड है, और सब्जेक्ट टू लॉ, मतलब कि सब्जेक्ट टू लॉ, लाइक लॉ की चीजों को फुलफिल कर रहा है, जो भी लॉ की कंडीशन है, तो वो एजेंट रख सकता है। ओके, फिर कह रहा है कि एजेंट बन कौन सकता है। तो एजेंट कोई भी पर्सन बन सकता है, लेकिन ये होना चाहिए, मेजॉरिटी होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस जिसके लिए उसको हायर किया गया है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब कि एक वैसा पर्सन होना चाहिए, फ्रॉड और ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा जेन्युइन और राइट पर्सन होना चाहिए। सर माइक ऑफ कर दीजिए, वॉइस आ रही है। ओके, तो एजेंट्स, हमने एजेंट प्रिंसिपल कौन है ये देख लिया, कौन एजेंट रख सकता है, मेजर साउंड माइंड रख सकता है ये भी देख लिया। एजेंट कौन बन सकता है, वही बन सकता है जो मेजर साउंड माइंड, एक रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक ऑनेस्ट पर्सन है। फिर एक चीज ये ध्यान रखना कि अब एजेंसी में सैलरी नहीं दी जाती है, कमीशन दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे है कि कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। मतलब कि एजेंट ने अगर 1 महीने काम भी किया, उसने एक भी कार नहीं सेल कराई, उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, मतलब यहाँ पे कोई पैसा नहीं दिया जाता। यहाँ पे तभी कमीशन एंड इंसेंटिव्स। हाँ, कमीशन इंसेंटिव, एब्सोल्युटली राइट सर। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर वो काम करेगा तब उसे पैसा मिलेगा, और काम नहीं किया है, सेलिंग नहीं हुई है, तो उसका एक भी कमीशन नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए यहाँ पे है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। कंसिडरेशन तभी मिलेगा जब उसने सेल कराया हो या जिसके लिए उसको हायर किया गया वो वर्क उसने किया हो। अभी कह रहा है कि एजेंट और अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो सिंपल सी बात है कि एजेंट को जो पावर दिया जाता है बाय प्रिंसिपल, वो एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली दोनों तरीके से दिया जा सकता है। इसके बाद है कि डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्सप्रेस का मतलब स्पोकन या रिटन बताया गया हो। इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में आता है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होता है, उस चीज के अकॉर्डिंग वर्क करे। ओके, तो जो अथॉरिटी दिया जाता है बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों दिया सकता है। एक्सप्रेस तो चलो आपको क्लियर है, ये स्पोकन और रिटन तरीके से हो, और इम्प्लाइड का मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में जो वर्क कर रहा है वो चीजें इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल करती है। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है एजेंट अथॉरिटी इज एन इमरजेंसी। लाइक इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट पास क्या अथॉरिटी रहता है? An agent has authority in emergency to do all such act for the purpose of protecting his principal from loss, as would done by person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट के पास वो सारे राइट रहते हैं या वो सारे अथॉरिटी या पावर रहते हैं जिससे कि वो अपने प्रिंसिपल को, मतलब अपने मालिक को लॉस से बचा सके। और जैसा एक पर्सन, मतलब एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन, लाइक जैसा एक कॉमन समझदार आदमी डिसीजन लेता है इमरजेंसी सिचुएशन में टू प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल, वो सारे डिसीजंस वो ले सकता है। मतलब स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली एक सिचुएशन तो हो नहीं सकती इमरजेंसी की, लाखों हजारों सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए बोला गया कि अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रीजनेबल डिसीजन लगता है वो ले सकता है,
बट वो डिसीजन ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन जैसे होना चाहिए ना, जैसे कॉमन इंसान ऐसे सिचुएशन में लेता डिसीजन, वैसे ही ये भी लिया, और लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज जरूरी था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आता है सब एजेंट। एक तो हमने एजेंट देखा, एक हम देख रहे हैं सब एजेंट। सब एजेंट कौन होता है? एजेंट के नीचे एक और एजेंट होता है सर। अब सब एजेंट को बताइए, प्रिंसिपल अपॉइंट करेगा या तो वो अपॉइंट करेगा, एजेंट अपॉइंट करेगा? एजेंट अपॉइंट करेगा सब एजेंट को। और अपना कमीशन शेयर करेगा सर, उसको 10% मिलता है तो प्रिंसिपल कर सकता है कि नहीं? प्रिंसिपल का कंडीशन लगा सकता है कि सब एजेंट आप इस कंडीशन पे बना सकते हैं। नहीं, सर प्रिंसिपल की परमिशन होनी चाहिए सब एजेंट रखने के लिए, ये मेजर पार्ट है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि जो चीजें मेंशन है, तो पहला चीज तो आप ये ध्यान रखोगे कि एजेंट सब एजेंट हायर कर सकता है, ओके, बट अगर प्रिंसिपल ने पहले से मना कर दिया है कि नहीं आपको सब एजेंट नहीं हायर करना है, अगर नहीं मना किया है और बोला भी नहीं से एजेंट, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को ये नहीं बोला कि तुम अपने अंडर में किसी को रखना, अगर ऐसा नहीं बोला है, ना तो रखने के लिए बोला है ना रखने के लिए बोला है, तब तो एजेंट सब एजेंट रखेगा ही रखेगा, कोई इश्यू नहीं है। बट एजेंट ने लाइक अगर प्रिंसिपल ने मना किया हुआ है कि यू डोंट हैव राइट टू अपॉइंट अ सब एजेंट और यू कांट अपॉइंट अ सब एजेंट, सो इन दिस सिचुएशन एजेंट हैवंट राइट टू अपॉइंट सब एजेंट, ओके। तो एजेंट सब एजेंट तभी अपॉइंट करेगा जब एक तरीके से प्रिंसिपल ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उससे बोला हो, ठीक। जो सब एजेंट होगा वो एजेंट के अंडर में रहेगा, और सब एजेंट को अगर एजेंट ने अपॉइंट किया है तो वो अपना प्रॉफिट जिस भी परसेंटेज पे हायर किया है वो परसेंटेज सब एजेंट को शेयर करेगा। जैसे कि जो मार्केटिंग चीजें होती है ना, उसमें ऐड करना रहता है, आपके नीचे 10 फिर उसके नीचे 10, आपने सुना भी होगा, ऐसे बहुत सी कंपनी ऐसे ऐसे काम करती है, लोगों को ऐड करती है, सुना होगा ना। डायरेक्ट मार्केटिंग सर। हाँ, और उसके बाद उसके बाद एक छोटी सी चीज इसमें बस और ये है कि जो भी LIC खुद कर रही है आजकल सब एजेंट। हाँ, उसके बाद छोटा सा इसमें एक चीज और ये है कि जब भी ऐसा एजेंट जो होगा जो काम करेगा वो अपने उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब जिसके लिए हायर किया गया उसी को जिस चीज के लिए हायर किया गया वो करेगा, और वो अपने एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसमें एक मेन सेक्शन है वो देख लेते हैं, और ये ना लैपटॉप मेरा डिस्चार्ज हो सकता है, तो जब मान लीजिए अगर खत्म हो लैपटॉप क्लास एंड हो तो आप समझ लेना लैपटॉप ही डिस्चार्ज हो गया है, मैं नेक्स्ट से स्टार्ट करूंगा जब भी ऑफ होगा तो अब एजेंसी टर्मिनेट कैसे होता है, सबसे लास्ट सेक्शन है, बहुत छोटा सा, इसे आप समझ लो ना, बस 1 सेकंड लगेगा आपका। अब जो एजेंसी होती है खत्म करने का जो पहला तरीका है, पहला है रेनाउंस मतलब कि आपने राइटिंग में लिख के दे दिया कि आज से मैं आपका काम नहीं करूंगा। दूसरा है जिस वर्क के लिए एजेंट को हायर किया गया था वो वर्क कंप्लीट हो गया। तीसरा है प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी का डेथ हो जाना या अनसाउंड हो जाना। चौथा है प्रिंसिपल या एजेंट में से दोनों में से किसी का इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाना, ओके। एंड ये सारी सिचुएशन है, और इन सारी सिचुएशन में एजेंसी खत्म होती है। मतलब पहला कि आपने रिजाइन दे दिया, दूसरा जिसके लिए हायर किया गया था वर्क कंप्लीट हो गया, तीसरा डेथ, चौथा अनसाउंड माइंड, एंड फिफ्थ आपका इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाना। एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? सर एक डाउट है। हाँ जी सर ये जो एजेंट है वो इंसॉल्वेंट सर किस तरीके से हो सकता है? एजेंट नहीं, यहाँ पे बाय द प्रिंसिपल बीइंग एडजुकेटेड एंड इंसॉल्वेंट इन द प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉर टाइम इन फोर्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के लिए बात किया गया है। यहाँ पे तो इस केस में प्रिंसिपल के लिए भी सिर्फ बात किया गया। दूसरी चीज कि एजेंट भी हो सकता है बट अपने पर्सनल केस में होगा, ना कि इस केस में। जैसे कि आप सर एक इंसॉल्वेंट पर्सन को क्यों एजेंट रखोगे?
सिंपल सी बात है ना। वही एजेंट वही है ना सर। हाँ, तो अपने पर्सनल केस में होगा तो भी उसे हटा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है। वो देखो अनसाउंड माइंड दोनों में से कोई हो गया, डाइंग डिक्लेयर सॉरी हाँ डाइंग बट मतलब मरना दोनों में से। इंसॉल्वेंट तो सर यहाँ पे एजेंट नहीं हो सकता, प्रिंसिपल यहाँ हो पे सकता है। प्रिंसिपल, हाँ हाँ, इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंट सर हो सकता है एजेंट, अरे वो अगर डिफरेंट वो सिचुएशन हो साइड बाय जाएगी। साइड हाँ सर, वो इंसॉल्वेंट एजेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं नहीं है, सर, वो भी एक वो ह्यूमन तो बीइंग है। अगर उसकी लायबिलिटी कहीं और से चल रही है और उसकी जो एजेंसी का धंधा है वो मतलब वहां की लायबिलिटी वो पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो इंसॉल्वेंट ही हो जाएगा, अगर उसने कोई लायबिलिटी उठा रखी है कहीं से। सर वो तो बिल्कुल हो जाएगा, बट नॉर्मल हम लोग देखते हैं नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे जो एजेंसी की बात की गई उसमें प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट की बात की गई है। बट डिजाइन देना या निकालना या बिजनेस कंप्लीट होना या किसी की डेथ होना या अनसाउंड होना, ये दोनों में से कोई भी कर सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर, करेक्ट। ये आपका कंप्लीट हो गया। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्टनरशिप एक्ट। ओके, देन विल स्टार्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स। ओके, तो आप सब रिवाइज कर लेना एक बार, और अगर कोई डिस्कस रहेगा तो शुरू के हाफ एन आवर हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज पार्टनरशिप से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर इसमें एजेंट कोई कंपनी भी तो हो सकती है? कौन सी? कोई कंपनी भी तो एजेंट हो सकती है, हालांकि इसने पर्सन वर्ड कुछ भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला तो वो कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है। हाँ सर, कंपनी भी इंसॉल्वेंट हो सकती है, कंपनी भी एजेंट हो सकती है। सिर्फ ये हमें ध्यान रखना रहेगा, प्रिंसिपल या जो हमारा डेफिनेशन भी है कि जिस पर्सन ने हायर किया है किसी कंपनी को, वो कंपनी एज अ कमीशन बेस्ड वर्क कर रही है फॉर हिज प्रिंसिपल, तो बिल्कुल प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, वहां को एजेंसी हो जाएगा। क्लियर?